हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर आंकिक प्रश्न, आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ कर आएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपके लिए जो टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये जो सभी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके जो बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें से मैंने इन सभी प्रश्नों को उठाया है। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, 10 टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, सेकंड है पराशर दाब, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमें वाष्प दाब में अवनमन, चौथा है हिमांक में अवनमन। तो पराशर दाब और वाष्प दाब में अवनमन और हिमांक में अवनमन ये सभी बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, लेकिन जो पृष्ठ तनाव है ये बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन है। तो न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन कौन सा है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ग्लूकोज, चौथा है यूरिया। तो जो पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट का जो बिलियन है वो न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है आपको बता देते हैं कि जल है, जल का भार यानी जो मोलों की संख्या होती है क्या होती है, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या यानी मोल। तो भार यहाँ पर कितना दिया है हमें, भार दे रखा है 180 अपॉन अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार होता है 18, और इसे काटेंगे तो हम यहाँ पर ये कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 मोल। यानी 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे, 10 मोल होंगे। चौथा है 5 ग्राम NaOH 450 मिली बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता क्या है, हमें बताना है। तो यहाँ पर 5 ग्राम NaOH है, बिले है ये NaOH। तो NaOH का भार दे रखा है हमें, NaOH का भार यानी स्मॉल w हमें कितना दे रखा है, बिले का भार 5 ग्राम और 450 मिली बिलियन में घुला है। बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन हमें यहाँ पर दिया है, बिलियन के आयतन को हम डिनोट करते हैं 20 से, और ये दे रखा है हमें 450 ml। आप यहाँ पर जो है ml दे रखा है, मिलीलीटर दे रखा है, हम चाहें तो इसे यहीं पर जो है लीटर में भी बदल सकते हैं। 450 अपॉन 1000 से लीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसमें जो है भाग करना होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 45 गुणा ये जो 10 की घात है ये ऊपर लेके जाएंगे -2, इतने लीटर बिलियन हो जाएगा। अब हमें निकालनी है इसकी मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है, बिले का भार, यहाँ पर जो है मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, यहाँ से आगे को जो इतना जो है यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया है, थोड़ा इधर को कर लेते हैं। और m बराबर क्या होगा, मोलरता m बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, ये होता है W अपॉन m इंटू B। और यहाँ पर अब हम मान रख देंगे तो भार कितना दे रखा है 5, W का मान है 5 अपॉन अणुभार कितना है, NaOH का अणुभार कितना होगा। तो NaOH का जो अणुभार होगा, अगर हम NaOH के अणुभार की बात करें तो निकाल लेते हैं। NaOH का अणुभार को हम m से डिनोट करते हैं, और अणुभार निकालेंगे तो Na का परमाणु क्रमांक 11, 11 दूनी 22, 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, प्लस H का 1, 22 और 16 38, 38 और 1 हो जाएगा यहाँ से
39। तो अणुभार हो गया 39। तो अब इस 39 को हम यहाँ पर रख देंगे m की जगह। अणुभार कितना आया 39, और अपॉन में जो b का मान है, b का मान कितना आया है हमारे पास, b का मान था 45 गुणा 10 की घात -2। तो 45 गुणा 10 की घात -2। अब यहाँ से इसे काटेंगे तो 5 निम 45 9 बार जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 39 गुणा 9, और इस 10 की घात -2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 जीरो बन जाएगा, ऊपर प्लस में जाएगा। और जब आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा, इसका जो हल होगा वो होगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, यहाँ पर सॉरी ये जो है हमने 5 जो है काट दिया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कैलकुलेशन में जो 5 जो है काट दिया था, ये बचा 100। और इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 0.78 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी हमने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलयन की मोललता क्या है। तो हमें विलयन की मोललता बतानी है। तो चलिए मोललता को भी ज्ञात कर लेते हैं इसकी। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर विलय है, विलय एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का बाहर दे रखा है हमें CH3COOH, एसिटिक अम्ल है ये। एसिटिक अम्ल का सूत्र है का भार हमें कितना दे रखा है 3 ग्राम, और बेंजीन का भार दे रखा है C6H6, ये हमारा विलायक है, और इसका भार कितना दे रखा है, ये कैपिटल W होगा और ये स्मॉल w। तो इसका भार हमें कितना दे रखा है 80 ग्राम। अब यहाँ पर हमें जो विलय है उसके अणुभार को निकालना है। तो विलय का अणुभार CH3COOH का अणुभार, जब हम CH3COOH का अणुभार निकालेंगे तो इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। m बराबर कार्बन का 6 दूनी 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है, और कार्बन का फिर से 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 16 दूनी 32 प्लस हाइड्रोजन का 1। अब इसको ऐड करेंगे 12 12 24, 24 और 32 कितना हो जाएगा 24 और 2 26, 56, 56 और 4 60। तो यहाँ पर इसका आएगा 60। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 3 9, 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1 और 3 और 1 4, 1 5, 1 हासिल का 6 यानी 60। तो इसका अणुभार आ गया 60। अब हमें निकालना है इसकी मोललता। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता m बराबर, मोललता होता है W स्मॉल w अपॉन m इंटू विलायक का भार कैपिटल W और इंटू में 1000। अब यहाँ से हम लिखेंगे मान रख देंगे, m का मान कितना दे रखा है हमें, W का स्मॉल w है 3, विलय का भार 3 अपॉन जो विलय का अणुभार है वो कितना है 60, और इंटू जो बेंजीन है, बेंजीन का भार 80 ग्राम इंटू 1000। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 बार कैंसिल होगा ये, और इस 2 से हम इस 10 को कैंसिल करेंगे तो 5, यानी कितना आया 5/8। और इस 8 से जब हम 5 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0.0 लगाएंगे, 8 छंग 48, और बचेगा कितना यहाँ से 2 बचेगा, 8 दूनी 16 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, अब 4 बचेगा 0.625। तो 0.625 इसकी मोललता होगी, और मोल प्रति किग्रा इसका राइट आंसर होगा। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये इसका सॉल्यूशन जो है हमने आपको करके दिखा दिया है किस प्रकार से इसका राइट, तो 5वां विकल्प जो है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कितना 0.625 यानी ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार जो हमारा 5वां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, तापमान में स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। ऑप्शन है नॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोललता, चौथा ऑप्शन है मोलरता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोललता। तो जो हमारा तापमान होता है उसमें जो स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है वो होती है मोललता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। ऑप्शन पहला परासर दाब, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा है घनत्व, चौथा ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 परासर दाब। केवल परासर दाब ही अणुसंख्यक गुणधर्म है इन सभी में। और ये जो है ये भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो किसके साथ सीधा समानुपात दर्शाता है। ऑप्शन बिलियन का मोलंस्क, या बिलियन की मोलरता, या बिलियन की मोललता, चौथा ऑप्शन है विलायक की मोललता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 बिलियन की मोललता। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 8वां, इसका राइट ऑप्शन होगा बिलियन की मोललता। अगला क्वेश्चन है 9, किसका परासर दाब सबसे कम है। तो हमें बताना है कि कौन से बिलियन का परासर दाब सबसे कम है। पहला है ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा है स्वर्ण विलयन, तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन, चौथा है एल्यूमिनियम फॉस्फेट विलयन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वर्ण विलयन। तो सबसे जो कम परासर दाब होता है वो स्वर्ण विलयन का होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका ये अंतिम प्रश्न है, कौन सा संबंध बिलियन के परासर दाब को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है पाई बराबर आर टी अपॉन सी, सेकेंड है पाई बराबर सी टी अपॉन आर, तीसरा है पाई बराबर आर सी अपॉन टी, चौथा है पाई अपॉन सी बराबर आर टी। तो कौन सा हमें संबंध जो है बिलियन के परासर दाब को दर्शाता है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसका सही आंसर होगा, पाई अपॉन सी बराबर आर टी। यही हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे ये हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका पहला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम लिखिए। और ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2025 के लिए भी ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। तो राउल्ट का नियम क्या होता है चलिए देखते हैं। ये आवासशील विलय तथा वाष्पशील विलायक में के लिए जो है राउल्ट का नियम है वो है। तो चलिए राउल्ट ने आवासशील विलय पदार्थों को वाष्पशील विलायकों में घोलकर तनु विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित अनेक प्रयोगों के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। और इस नियम के अकॉर्डिंग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात, यानी जो संपूर्ण मोलों का जो अनुपात होगा, या फिर हम कह सकते हैं विलय का मोल अंश, जो मोल अंश होगा उसके अनुपात के बराबर होता है। अगर यदि विलयन में अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या n हो और वाष्पशील विलायक के मोलों की संख्या n है, तो विलय के मोल अंश जो होंगे वो होंगे x विलय बराबर n अपॉन n प्लस n। अगर विलय के जो मोलों की संख्या n है और विलायक के जो मोलों की संख्या n है, तो जो मोल अंश होगा या मोल प्रभाज होगा इसको हम डिनोट करते हैं x से। विलय का जो मोल प्रभाज होगा वो होगा n विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या n प्लस n। और राउल्ट के नियम अनुसार अगर हम इसको लिखें तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर n अपॉन n प्लस n बराबर विलय का मोल प्रभाज। ये संबंध है राउल्ट के नियम का। और जहाँ पी नोट जो है क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पी एस क्या है आवासशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, और पी नोट माइनस पी एस जो है वाष्प दाब में अवनमन है। तो इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 राउल्ट का नियम, ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है और ये 2025 में भी पूछा जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए।
तो बिलियन, सबसे पहले बिलियन को हमें परिभाषित करना था। तो बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन क्या होता है? बिलियन दो अवयवों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से। अब विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं? पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा आयतन प्रतिशतता, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता या पीपीएम भी हम इसको बोलते हैं, पांचवा है मोलरता, छठा है मोललता, सातवां नॉर्मलता, आठवां है फॉर्मलता और नवा है मोल प्रभाज। तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमने सोल्व कर लिया है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको हम डिनोट करते हैं KF। क्या होता है इसके बारे में हमें लिखना है। तो ये 2018 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये वर्ष 2025 में पूछा जा सकता है। तो ये वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। चलिए देखते हैं क्या होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी विद्युत अनपघटे के 1 ग्राम मोल को, यानी अगर हम 1000 ग्राम में किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विद्युत अनपघटे के 1 ग्राम मोल को घोलें, तो घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, अवनमन का मतलब कमी होती है, वह उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहलाता है। अतः किसी विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर होगा m क्या है? ये विलय का अणुभार है इंटू डेल्टा TF, ये क्वथनांक हिमांक में अवनमन, जो डेल्टा TF होता है ये हिमांक में अवनमन है। और जो कैपिटल W है, कैपिटल W विलायक का भार, कैपिटल W विलायक का भार है इंटू 1000 गुणा स्मॉल w ये विलय का भार है। तो इस प्रकार जो हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा थी और जो उससे संबंधित सूत्र था, ये हमने देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चौथा क्वेश्चन है, परासर दाब क्या है? परासर तथा विसरण में अंतर भी लिखो। तो परासर दाब क्या होता है, जानते हैं परासर दाब के बारे में। किसी विलयन तथा विलायक को अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके उसके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है उसे विलयन का परासर दाब कहते हैं। तो परासर दाब की डेफिनेशन हमने देख ली है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं परासरण तथा विसरण में अंतर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि परासरण तथा विसरण में अंतर भी लिखो। तो परासरण एक तरफ हमने लिख लिया, परासरण एक तरफ विसरण। तो परासरण में जो पहला पॉइंट है क्या है, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य होता है और जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। दूसरा है, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं और जबकि विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण विपरीत दिशाओं में विसरित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण की ओर गति करते हैं और इसमें क्या है, विसरण में विलय के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है द्रव अवस्था में संभव है, नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है द्रव अवस्था में संभव है और यह है ठोस, द्रव या गैस सभी अवस्थाओं में संभव है। इसका उदाहरण है लाल रक्त कणिकाएं ताजे जल में रखने पर फूल जाती हैं और इसका उदाहरण है केमेनोफोर को जल में घुलने पर समांगी मिश्रण बनने तक केमेनोफोर जल में मिश्रित होता रहता है। तो जो ये अंतर था ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। आप इसको एक बार देख लीजिए। ये उदाहरण जो है आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा था, मैं अब दिखा दिया हूँ आपको, ये पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करो। और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 और 23 में लगातार पूछा गया है, तो ये वर्ष 2025 में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लें। चलिए देखते हैं कि क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन। किसी विलायक में कोई आवासशील विद्युत अनपघटे मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन
को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी वी से, और डेल्टा टी वी बराबर होता है विलयन का क्वथनांक T2 माइनस विलायक का क्वथनांक T1। तो डेल्टा टी वी बराबर सूत्र होगा यहाँ से T2 माइनस T1। अब हमसे और पूछा गया था कि क्वथनांक में उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करो। तो क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या होता है, ये होता है डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू 1000 गुणा विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार। ये कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है। तो यहाँ लिख लेते हैं के वी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, जहाँ के वी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, और जो स्मॉल डब्ल्यू है ये है विलय का द्रव्यमान, और जो कैपिटल डब्ल्यू है ये विलायक का द्रव्यमान है, और एम जो है वो विलय का मोलर द्रव्यमान है या विलय का अणु भार है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो हमारे लिखित क्वेश्चन थे ये हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इन सभी लिखित क्वेश्चन को केवल मात्र इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका जो लिखित क्वेश्चन है चैप्टर 1 से वो कोई भी स्किप नहीं होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की ओर, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए देखते हैं हम अंकित प्रश्नों को। ये मैंने टॉप 5 न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, बस इनमें थोड़ा जो है क्वेश्चन चेंज है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है इन क्वेश्चनों का। तो चलिए देखते हैं पहले न्यूमेरिकल को। हमारा पहला न्यूमेरिकल है ग्लूकोज, जिसका मोलर द्रव्यमान हमें दे रखा है 180 ग्राम प्रति मोल के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ये 2024 में पूछा गया है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ग्लूकोज का जो भार है ये 2.82 ग्राम है, यानी जो विलय का भार होता है उसे हम करते हैं प्रदर्शित डब्ल्यू से। यहाँ पर विलय का भार मैं लिख देता हूँ पहले, विलय या ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। तो विलय का भार कितना दे रखा है हमें, विलय का भार दे रखा है, इसे स्मॉल डब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे। ये दे रखा है 2.82 ग्राम है। और जो अणुभार है, अणुभार विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय के अणुभार को हम डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। तो ये हमें कितना दे रखा है 180 ग्राम प्रति मोल, ये हमें दे रखा है। और 30 ग्राम जल में घोला जाता है। विलायक का भार दे रखा है हमें, विलायक का भार, तो विलायक के भार को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ये हमें कितना दे रखा है 30 ग्राम जल में, तो 30 ग्राम है। तो चलिए हमें निकालनी है मोललता। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर विलय का भार बटे अणुभार, यानी W अपॉन M इंटू विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। और अगर यहाँ पर ग्राम में दिया हो तो हम लगा देते हैं सब चीज़, अगर जो विलायक का भार है वो ग्राम में दिया हो तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मोललता का सूत्र है। चलिए मान रखते हैं अब यहाँ पर। तो मोललता यहाँ पर क्या आएगी, मोललता आएगी, मोललता बराबर होगा, तो W का मान रखेंगे स्मॉल W का 2.82 और अपॉन M, स्मॉल m का मान 180 इंटू यहाँ पर जो कैपिटल W है उसका मान कितना दे रखा है हमें 30 ग्राम, यहाँ रखेंगे 30 और मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ से दो जीरो से जो है यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 2.82 अपॉन 18 इंटू 3, और यहाँ पर बचेगा 10। अब यहाँ से हम यहाँ से 10 हम हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आएंगे, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 282, ये 282 बचा, और 18 तिया 54, और 5 यानी 1 जीरो और आ जाएगा 540। जब आप इसको इस 540 से 282 को भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 0.522। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा 0.555
522 मोल। तो इस प्रकार जो हमारा पहला न्यूमेरिकल्स था ये हमने सोल्व कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रम से 80 मिमी व 60 मिमी है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2023 और 17 लगातार पूछा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए भी। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को अपने आप भी स्वयं से भी सोल्व करें। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमें दे रखा है कि दो द्रव हैं ए तथा बी के वाष्प दाब। तो ए का वाष्प दाब हम लिखेंगे, ए का वाष्प दाब, ए के वाष्प दाब को हम डिनोट करेंगे पी नोट ए से। पी नोट ए बराबर हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 80 मिमी। और जो बी का वाष्प दाब है, बी का वाष्प दाब हमें कितना दिया है, पी नोट, इसको हम डिनोट करेंगे पी नोट बी से। पी नोट बी बराबर हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 मिमी। और ए के 3 मोल, ए के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, ए के मोल कितने हैं, ए के मोल हैं 3। और बी के कितने मोल हैं, बी के मोल हैं 2। बी के यहाँ पर 2 मोल दे रखे हैं। मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो हमें वाष्प दाब बताना है, यानी पी नोट बताना है, पी नोट हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, और आपको जो है थोड़ा सा लाइटिंग में जो है कभी कम कभी बढ़ती ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ बादल हो रहे हैं, इसलिए लाइटिंग जो है कभी कम और कभी ज़्यादा हो रही है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर हम वाष्प दाब निकालेंगे, तो इसके लिए हमें लगाना होगा राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम होता है पी नोट बराबर, जो वाष्प दाब है पी नोट बराबर ये होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है पी नोट ए एक्स से। एक्स से क्या है यहाँ पर, एक्स से जो है विलय का मोल प्रभाज्य है या विलय के मोल अंश है, और प्लस पी नोट बी एक्स बी, पी नोट बी इंटू एक्स बी क्या है, यहाँ पर जो ए के मोल प्रभाज्य था और ये बी का मोल प्रभाज्य है या बी का मोल अंश है। तो चलिए अब इस सूत्र में सबसे पहले हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी। पी नोट ए हमारे पास है, पी नोट बी भी है, लेकिन एक्स ए और एक्स बी नहीं है। तो हम सबसे पहले एक्स ए और एक्स बी का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से एक्स ए बराबर निकालेंगे, तो ए के मोल कितने हैं, 2। यहाँ पे लिखेंगे ए के मोल अपॉन ए प्लस बी के मोल, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल, क्योंकि जो मोल प्रभाज्य होता है या मोल अंश होता है वो होता है, हमें जिस भी अवयव का मोल प्रभाज्य निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं और प्लस विलय और विलायक के मोलों को नीचे रखते हैं, तो मोल प्रभाज्य निकल जाता है। तो ए के मोल कितने हैं, यहाँ पर ए के मोल हैं 3 अपॉन इन दोनों के कुल मिलाकर कितने मोल हैं, 2 और 3 यानी 5। ए के मोल और बी के मोल दोनों जोड़ दें, 3/5। और जब आप इसको भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.6। 5 से जब हम 3 को भाग देंगे तो 0 लगाकर पॉइंट लगाकर, यानी पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 5 छंग 30, 6 0.6। अब ऐसी एक्स बी विलायक जो बी के मोल प्रभाज्य को निकालेंगे या मोल अंश को निकालेंगे, तो बी के मोल ऊपर रखेंगे। अब हम बी के मोल क्योंकि अब हम विलायक बी का निकाल रहे हैं, और अपॉन में बी के मोल प्लस ए के मोल, नीचे दोनों के ही मोल रहते हैं ए के मोल। अब जोड़ेंगे हम इन्हें, तो यहाँ पर कितना आएगा, बी के कितने मोल थे, 2/5, ये कितना आएगा 0.4, ये आएगा 0.4। अब यहाँ पर हम इस सूत्र में जो है मान रख देंगे और हमारा जो वाष्प दाब है वो निकल कर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं मान। तो चलिए पी नोट बराबर
पी नोट ए का मान कितना था हमारे पास 80, पी नोट ए का मान है 80, यानी यहाँ पर पी नोट ए का मान रखना है 80 इंटू एक्स ए कितना आया हमारे पास 0.6 प्लस पी नोट बी का मान है हमारे पास 60 इंटू ये आया हमारे पास एक्स बी 0.4। अब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 और एक 0.0 से जो है ये पॉइंट हट जाएगा तो 8 छंग 48 हो जाएगा प्लस 6 चौक 24, ऐसे ही ये हो जाएगा 24 क्योंकि पॉइंट से 0 हट जाएगा। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा पी नोट बराबर यहाँ से हो जाएगा 48 और 24, 4 8 12 का 2 हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 7, 72 हो जाएगा। और ये वाष्प दाब है, तो वाष्प दाब का जो मात्रक होता है क्या होता है, ये होता है मिमी, क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाबों के मात्रक आपको दे रखे हैं, मिमी में दे रखा है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे मिमी। तो इस प्रकार जो हमारा ये न्यूमेरिकल था, दूसरा न्यूमेरिकल, ये भी हमने सोल्व कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3 ये है 2.25 ग्राम ग्लूकोज, अणुभार दे रखा है 180, ग्लूकोज का अणुभार है 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो। और ये जो क्वेश्चन है ये 2018, 20 और 23 में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये वर्ष 2025 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है, पहले लिखेंगे हम। यहाँ पर हमें दिया है 2.25 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का भार दे रखा है हमें, ग्लूकोज का भार, तो ग्लूकोज की मात्रा कम है या फिर ये विलेय है, तो इसे हम डिनोट करेंगे डब्लू से, स्मॉल डब्लू बराबर कितना दे रखा है 2.25। और अणुभार दे रखा है हमें ग्लूकोज का अणुभार, इसका लिख लेते हैं, चलो ग्लूकोज भी लिख देते हैं, ग्लूकोज का अणुभार हमें दिया, ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन है, इसको हम करेंगे स्मॉल एम से, स्मॉल एम बराबर हमें कितना दिया है 180 दे रखा है। और को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का भार दे रखा है हमें, विलायक का भार, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ये हमें दे रखा है 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है। तो ये किसका मान दे रखा है हमें, ये मान दे रखा है डेल्टा टी एफ का, यानी हिमांक में कमी या अवनमन। तो हिमांक में अवनमन लिख देते हैं, हिमांक में अवनमन को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, डेल्टा टी एफ से। और ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.93 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जो है ये दे रखा है 0.93 डिग्री सेल्सियस, इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे 0.93 केल्विन। यहाँ पर इतने केल्विन की जो है, एक मिनट, यहाँ पर जो है मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो केल्विन दिया हुआ है या न्यूमेरिकल में या सेल्सियस दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर जो है बाय मिस्टेक मुझसे ही जो न्यूमेरिकल में ये केल्विन सेल्सियस लिख गया है, यहाँ पर जो है केल्विन है न्यूमेरिकल में, तो आप इसको सही कर लेंगे, ये केल्विन है। तो यहाँ पर भी हमारा जो होगा ये क्या होगा, ये केल्विन ही होगा, ये केल्विन है, तो 0.93 केल्विन। अब हमारे पास जो सूत्र होता है, हमें निकालना क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर होता है, चलिए लिख देते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक, तो मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर होगा, और इसे हम डिनोट करते हैं के एफ से, के सफिक्स एफ, और के सफिक्स एफ बराबर होता है स्मॉल एम इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। अब यहाँ पर हमारे पास इन सब के मान हैं, यहाँ पर मान रखेंगे, चलिए मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम का मान हमारे पास कितना है, स्मॉल एम का मान है 180 इंटू डेल्टा टी एफ का मान कितना है हमारे पास 0.93
93 इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान हमारे पास है 25 अपॉन 1000 ऐसे ही रहेगा इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान हमें कितना दिया हुआ है 2.25। तो चलिए इसको जो है यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 के बाद दशमलव यहाँ ही, एक कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको आगे को लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास बचा 18 गुणा 93 गुणा 25 बटे में 100 गुणा 225, और 25 से इसे काटेंगे तो 25 नीमा कितना होगा 225, 9 बार कैंसिल हो जाएगा, और इस 9 से हम इसको काटेंगे तो ये 2 बार कैंसिल होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 93 दूनी कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 नीम 18, और बटे में कितना बचेगा 100। अब यहाँ से हम 2 जीरो हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा 1.86। तो हमारा जो मोलल अवनमन स्थिरांक है वो कितना आ गया 1.86, और इसका जो मात्रक होता है ये होता है केल्विन किग्रा मोल इनवर्स। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 था ये भी हमने सोल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर जो है आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ से हमने 25 से जो है यहाँ 2 दशमलव से 2 दशमलव बुलाए, 25 से इसको काटा, 25 नीमा 225 9 बार, 9 से हमने इसको काटा, 9 दूनी 18 2, और इस 2 की गुणा 93 से करी तो 186 हो गया, और बटे में 100। अब यहाँ से 2 जीरो उड़ाएंगे तो 2 के बाद दशमलव रुक जाएगा, और इसका जो मात्रक होगा केल्विन किग्रा मोल इनवर्स। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा न्यूमेरिकल था। तो इस प्रकार जो ये तीसरा न्यूमेरिकल था ये भी हमने सोल्व कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक के मान की गणना करो, और पदार्थ का अणुभार दे रखा है हमें 342 है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2024 और 19 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा जो परासरण दाब है, परासरण दाब का जो सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं परासरण दाब परासरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर CST या CTS। अब यहाँ पर जो पदार्थ के विलयन की सांद्रता दे रखी है, ये सांद्रता दे रखी है पदार्थ के विलयन की सांद्रता, लिख लेते हैं पदार्थ के विलयन की सांद्रता। ये हमें दे रखी है 45 ग्राम प्रति लीटर, ये हमें दिया है। और हमें दिया है पदार्थ का जो अणुभार है, पदार्थ का अणुभार दे रखा है, लिख लेते हैं पदार्थ का अणुभार, m से डिनोट करते हैं, m बराबर हमें कितना दे रखा है 342 है। अब अणुभार भी हमारे पास आ गया, और हमें क्या दे रखा है सवाल में, और जो सांद्रता होती है, तो यहाँ पर जो हमारा ये सी है, सी क्या होती है मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता सी बराबर यहाँ से क्या आएगा, ये होता है सांद्रता यानी विलयन की सांद्रता, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली विलयन की सांद्रता और अपॉन अणुभार। तो सी का मान निकालेंगे तो यहाँ से विलयन की सांद्रता और अपॉन अणुभार। तो सांद्रता हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है कितनी 45 अपॉन जो अणुभार है ये कितना दे रखा है 342, और यहाँ पर आ जाएगा मोल प्रति लीटर। अब पाई हमें दे रखा है जो कि है परासरण दाब। तो परासरण दाब हमें कितना दे रखा है ये हमने लिख लिया, नहीं लिखा है अभी, तो लिख लेते हैं परासरण दाब। परासरण दाब को हम डिनोट करते हैं पाई से, और ये कितना दे रखा है 3.2 वायुमंडल, ये हमें परासरण दाब का मान दे रखा है। अब यहाँ से हम सूत्र जो ताप है, ताप भी दे रखा है, चलिए ताप भी लिख लेते हैं, T बराबर विलयन का ताप, विलयन
का तापक्रम T बराबर क्या होगा, जो 20 डिग्री सेल्सियस है इसमें हम 273 केल्विन से जो है ऐड करेंगे, केल्विन में इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। अब ये हमारे पास तापक्रम आ गया। अब उस यहाँ से सूत्र लगाएंगे और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विलयन स्थिरांक यानी एस का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ये सूत्र है पाई बराबर CST, इसमें हम मान रख देंगे। तो पाई बराबर हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा पाई बराबर, यहाँ से जो C और T है ये इसके डिवाइड में आएगा, C/T बराबर S, क्योंकि S का मान हमें निकालना है। तो चलिए आगे को अब यहाँ पर मान रख देते हैं इन सबके। तो यहाँ से S बराबर पाई का मान कितना दे रखा है, पाई का मान है 3.2 अपॉन C की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये निकाली थी 45 अपॉन 342 और इंटू में टी कितना था, टी है हमारे पास 293। अब ये जो है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा S बराबर 3.2 इंटू 342 अपॉन 45 गुणा 293। अब यहाँ पर जो है आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये जो 342 है ये ऊपर चला गया है, क्योंकि बटे का बटा जो है ऊपर पहुँच जाता है, तो 3.2 के गुणा में पहुँच जाएगा और 45 गुणा 293 ये नीचे बचेगा। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है 0.083 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। तो ये इसकी जो मात्रक है, यूनिट है, तो जो हमारा विलयन स्थिरांक है ये इसका मान आया 0.083 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इस प्रकार जो हमारा ये न्यूमेरिकल था ये भी हमने सोल्व कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और अंतिम न्यूमेरिकल की ओर। तो चलिए हमारा जो पांचवा न्यूमेरिकल है वो है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिमी Hg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। और ये जो न्यूमेरिकल है ये बार बार रिपीटेड है और ये विगत वर्षों में 2019 और 24 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वर्ष 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है जल का वाष्प दाब, तो जल का वाष्प दाब हमें दे रखा है P0। जल के वाष्प दाब को हम ब्लैक का जो वाष्प दाब है उसे डिनोट करेंगे P0 से। ये कितना दे रखा है 17.535 मिमी Hg। और जो यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, तो ये विलय है, विलय का भार हमें दे रखा है कितना, यहाँ पर दिया है 25 ग्राम। तो विलय के भार को हम डिनोट करेंगे स्मॉल w से और ये दे रखा है 25 ग्राम। और विलायक का भार हमें दे रखा है, तो विलायक के भार को हम करते हैं कैपिटल W से। विलायक का भार कैपिटल W बराबर हमें दे रखा है 450 ग्राम में घोलें तो 293 केल्विन पर विलयन का, यहाँ पर टेम्परेचर जो दे रखा है हमें ये दे रखा है 293 केल्विन। और जो हमारा विलय है, विलय क्या था, विलय है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अणुभार यानी विलय का अणुभार की अगर हम बात करें तो विलय का अणुभार, विलय का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, ये होता है 180 ग्राम प्रति मोल। ये इसका अणुभार है। और जल का अणुभार भी आप जानते होंगे, जल का अणुभार तो मैंने अभी आपको निकालना सिखा दिया है, आप निकाल भी सकते हैं। इसे हम करेंगे m से, स्मॉल m से। यहाँ पर ये m है क्योंकि अणुभार है। और जल का जो अणुभार है विलायक है, तो इसे कैपिटल M से हम डिनोट करेंगे और ये होगा 18 ग्राम
प्रति मोल। जल का अणुभार होता है 18। अब यहाँ पर हमारे पास जो तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम होता है, तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? ये होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्लू। अब यहाँ पर अगर हम इसको और व्यवस्थित करें तो यहाँ से ये हो जाएगा पी नोट अपॉन पी एस, ये माइनस, क्योंकि पी ये इसका क्या है, एलसीएम है, और एलसीएम को हम एक एक के बटे में अलग अलग तोड़कर लिखना चाहें तो ये पी एस से पी एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक बचेगा, बराबर मान रखेंगे तो यहाँ पर पी नोट माइनस पी एस माइनस 1 होगी, और स्मॉल डब्लू का मान अब यहाँ पर हम रखेंगे तो 25 अपॉन स्मॉल एम का मान 180 इंटू कैपिटल एम का मान 18 अपॉन कैपिटल डब्लू का मान हमारे पास कितना है, कैपिटल डब्लू का मान 450। अब आप इसको आगे को सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये 25 से आप इसको काट भी सकते हैं यहाँ से ये, तो यहाँ से बचेगा पी नोट अपॉन पी एस माइनस 1 बराबर 18 से ये कटेगा 10 बार तो 25 बटे में 10, ये आपको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो पी नोट अपॉन पी एस माइनस 1 बराबर 25, ये 18 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और इंटू यहाँ से बचेगा 1 अपॉन 450, और यहाँ से हम इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 5 बार, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 नीम 45, तो ये कितना आएगा, एक यहाँ से ऊपर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 90 बार, 5 नीम 45 यानी 90 बार कट गया, और 90 दूनी 180, 1/180। अब आप इस पी एस को जो ये 1 है, इस माइनस के 1 को उधर भेजेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, तो ये हो जाएगा पी नोट अपॉन पी एस बराबर 1/180 प्लस 1, और इनटू में अब ये जो पी एस है हमें क्या निकालना है, हमें मान निकालना है किसका भाई, विलयन का बाष्पदाब। पी नोट हमें निकालना है तो पी एस इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पी नोट बराबर पी एस बराबर पी एस इंटू 1/180 प्लस 1। अब पी नोट बराबर पी एस का मान रख देंगे, पी एस का मान हमें कितना दे रखा था, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पी एस का मान कितना दे रखा है, हमने लिखा है या नहीं, तो यहाँ पर पी एस का मान हमने नहीं लिखा है, तो सॉरी यहाँ पर हमें पी नोट का मान नहीं निकालना है, पी एस का मान निकालना है, तो पी नोट ये जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से पी एस यहाँ लिख देते हैं, पी एस हम इधर को लेकर आएंगे, और ये पी नोट क्या जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, यानी 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा मैं व्यवस्थित कर देता हूँ इसको, ये गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ से अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये आएगा पी नोट अपॉन पी एस बराबर 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 180 आएगा, और ये हो जाएगा 1 ही कम 1 और प्लस 180 कम 180। अब इसको पलटेंगे तो यहाँ से पी एस ऊपर हो जाएगा बराबर, ये जो पी नोट है, पी नोट इसके गुणा में पहुँच जाएगा पी नोट, और इंटू 180 ऊपर पहुँचेगा क्योंकि हम इसको पलट रहे हैं, 180 अपॉन 181। पी एस बराबर पी नोट का यहाँ पर मान रखेंगे तो पी नोट का मान है हमारे पास 17.535 इंटू 180/181, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा 17.44 मिमी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और इस प्रकार जो ये क्वेश्चन था ये भी हमने सोल्व कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर 1 की 1 शॉर्ट वीडियो थी ये, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ये हमने आज की वीडियो कंप्लीट कर ली है, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अब आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% जो चैप्टर 1 के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करके आएंगे। और हम अपने चैनल पर जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सोल्व करा चुके हैं, आप उसको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम इसी प्रकार से प्रत्येक केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर की जो 1 शॉर्ट वीडियो है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, उसको सोल्व करा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 के
सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि इसी तरह से जो आज की ये वीडियो है इसी के तरह, और जो क्लास 12 फिजिक्स है, क्लास 12 फिजिक्स से भी 1 शॉर्ट वीडियो, और जो क्लास 12 के अन्य सब्जेक्ट हैं उन सभी के मॉडल पेपर्स और प्लस जो वीडियो हैं वो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।